पेंता सजोर पेंता युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद युवा एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद ये जिंदाबाद। नारा लगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ तादाद युवाओं की ज्यादा। एक बार अपने अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, आज सबसे पहले यहाँ उपस्थित अध्यक्ष महोदय और विनोद नागवंशी सर के द्वारा मैं यहाँ पे आया, उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी वरिष्ठ गण यहाँ उपस्थित है और जितने भी युवा साथी यहाँ उपस्थित है, ये प्रवीण दुर्गे आप सभी को स्वागत सेवा जोहार करता है। और आज मैं जिस भी विषय में बोलूंगा, जो भी बोलूंगा, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं राजनीति के अंतर्गत आती है। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द की टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, है ना। तो राजनीति ही वो चाबी है जो हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कर सकती है। इवन आपके 99.9% समस्या का अगर समाधान कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। तो मेरा मानना है जितनी भी बातें मैं आज यहाँ करूंगा वो सारी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली राजनीति से ही बिलोंग होगी। आज आप देखिए, हसदेव कटा, उसके पीछे का रीजन क्या था? राजनीति। आज हमारी जमीनें कन्वर्ट हो रही हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? राजनीति। जल जंगल जमीन छीने जा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है? आज हमारी संस्कृति विलुप्त होते जा रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है? मैं बताना चाहता हूं, जब ये देश आजाद नहीं हुआ था 1947 से पहले, ये वो कौम है जो राज करने वाला समाज था। एक बार आदिवासी समाज के लिए जोरदार तालियां बजाइए। जब ये देश आजाद नहीं हुआ था, इस देश को बसाने में और बनाने में इस समाज ने 70% जमीन दी। इस देश को बनाने में 565 रियासतें बना के ये देश बना है। 18 रियासतों के आधार पर पाकिस्तान बन गया, जिन्होंने ले लिया, आप सभी को पता होगा। 288 रियासतें सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज ने इस देश को बनाने में दी है। तो यहाँ राज किसका होना चाहिए था? आदिवासियों का। लेकिन है क्या? तो आप समझिए, हमारे लोग लिटरेट नहीं थे लेकिन विद्वान थे। लिटरेट कैसे बना जाता है? पढ़ के, किताबों से, ज्ञान से आप लिटरेट बन सकते हैं। लेकिन विद्वान कैसे बनते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी सीख के, ठोकर लग के, उसको अप्लाई करके आप विद्वान बनते हैं। हमारे लोग भला ही लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन इतना नॉलेज था, वो बता देते थे कि सूरज ऊपर आए तो कितना बज रहा होगा, ये जड़ी बूटी देने से कौन सी समस्या का निराकरण हो जाएगा। इतने विद्वान अपना पेटेंट करवा लिया, उनके गुणगान करवा रहे हैं। और उस सभ्यता से, उस संस्कृति से, उस कला से वो लोग पैसे कमा रहे हैं। और आदिवासी समाज आज सबसे ज्यादा शोषण वाला समाज है, सबसे ज्यादा लेबर इसी समाज से है, और सबसे ज्यादा अत्याचार भी इसी समाज पे हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताइए आप लोग। तो मैं युवा साथी, देखो, भाषण एक अलग चीज है। आज हम यहाँ पे समस्या पे नहीं, समाधान पे बात करने के लिए आए हैं। मैं आप सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूं, देखिए अभी क्या हो रहा है, ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जब इस देश में आदिवासी नहीं था, मैं बार बार कहता हूं, इवन बिफोर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्जिस्टेड इन दिस कंट्री वेयर आदिवासी प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, मतलब जब इस देश में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं आया था, उससे पहले इस देश के जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करता था? आदिवासी करता था। तो डोंट टीच आदिवासी हाउ टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। मैं बार बार कहता हूं, फॉरेस्ट को, आदिवासियों को मत सिखाइए कि फॉरेस्ट की रक्षा कैसे करनी चाहिए। वो बार बार आ जाते हैं विस्थापित करने के लिए, बार बार आ जाते हैं आपको भगाने के लिए, अपना पट्टा दिखाई, अभी ये ऐसा ही और लॉन्च कर दिया, उन्हें वोटिंग देने का अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो ये आपके खिलाफ कई पीढ़ी से षड्यंत्र चल रहा है। मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने जा रहा हूं। जब वैदिक सभ्यता चलती थी, उसके बाद आर्य आए, मुगल आए, फिर आर्य आए, फिर उसके बाद ब्रिटिश आए। इस पूरे कार्यकाल में कहीं भी आदिवासी समाज का शोषण नहीं और कहीं भी वो गुलाम नहीं रहा। सिर्फ ब्रिटिश काल में जो अंग्रेज थे वो इसलिए घुस पाए क्योंकि उनके पास संसाधन थे, तो गोले, बंदूकें, उसके बल पे वो आदिवासी क्षेत्रों में घुस पाए। और जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, वो सारे के सारे ब्रिटिश काल में पैदा हुए, उससे पहले के हमारे फ्रीडम फाइटर नहीं है। आप किताबें पढ़िए जाके, थोड़ा सा जानिए उस चीज को। हमारा हिस्ट्री जब तक नहीं जानोगे, आप अपना फ्यूचर नहीं बना पाओगे, मेरा मानना ही है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा युवाओं को यही कहता है कि अपना इतिहास तो खंगोलो। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी राजनीतिक क्रांति राधा हीरा सिंह मरकाम ने लेके आई है, सांस्कृतिक क्रांति मोती रावण कंगाली ने लेके आई है। तो उन्होंने भी गरीबी में जाएगा या अमीरी में जाएगा, ये तय करती है उसकी युवा पीढ़ी। आज आप लोग काम करोगे। मैं हमेशा कहता हूं, जो हमारे बुजुर्ग हैं 20-25 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने जहां तक लाके छोड़ा है, हम अभी भी वरिष्ठ लोगों को समझाने में करते कि आप हमारे अनुसार चलिए, आप नए जमाने को नहीं जानते। भाई उन्हें नहीं समझाना है, ये पीढ़ी तय करेगी कि हमें आगे किस तरीके से, कौन से क्रिएटिव तरीके से, कौन से एडवांस तरीके से काम करना है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है नहीं लेना है, इस पीढ़ी का काम है तय करना।
तो मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं कि जब भी ये टेक्नोलॉजी के साथ चलना हमारा अधिकार नहीं है, जरूरी है बहुत ज्यादा। पहले के समय में मैं आपको बता रहा हूं, जब लड़ाई लड़ी जाती थी, लोकतंत्र लागू नहीं था इस देश में, उससे पहले लड़ाई कैसे लड़ी जाती थी? तो गोले, तीर, कमानों से लड़ी जाती थी। लेकिन अब ना चाहते हुए भी जब से इस देश में लोकतंत्र लागू हुआ है, हमें कलम की ताकत से, एजुकेटेड रूप से, मेंटली रूप से हमें हमारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं लड़नी पड़ेगी। तो जब पहले के समय में हमारे राजा जब लड़ाई लड़ते थे, उनके पास प्रशिक्षित सेनापति थे, सैनिक थे, उन्हें तीर, कमान, तलवार चलाना आता था, इसलिए वो हर जंग जीत जाते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य ऐसा है, जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है कलम, क्या वो हमारे ज्यादातर युवा को चलाना आता है? क्या हमारे युवा वकालत में है? क्या हमारे युवाओं को ड्राफ्टिंग करना आता है? क्या तहसील में भी आप जाओगे, छोटी छोटी जगह पे, वहां पे आवेदन बनाना पड़ता है? क्या हमारे अधिक से अधिक जनसंख्या जो युवा है उनको आवेदन बनाना आता है? नहीं आता। मैं अभी लिख के देता हूं 100% स्टैम्प पेपर में, यहाँ 50% जितने युवा बैठे, एक भी आवेदन नहीं लिख पाएगा। ईमान हो तो खड़े होके बोल दो, क्योंकि मैं जानता हूं ना, हम उसी पीढ़ी से बिलोंग कर रहे हैं। आज हमें भी नहीं आता था, लेकिन हम घस घस के ठोकर लग के ठाकुर बने हैं, तब जाके यहां तक पहुंचे। आज समाज के लिए 15 केसेस झेल रहा हूं मैं। अभी भी 2 दिन पहले आंदोलन करके आया हूं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद बंटी साहू जी का पुतला दहन करके आया हूं। रीजन ये है कि वो उनको उस पद में हम आदिवासी समाज ने बैठाया है, आप वहां संसद में जाके हमारे मक्की की आवाज तक नहीं उठा रहे। जो केंद्र सरकार, जो कृषि डिपार्टमेंट होता है, उसने 2 जून को ये लागू कर दिया था कि आपको मक्के को 2400 के दर पे खरीदा जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वहां पे इतना करप्शन चल रहा है कि 1200-1500 में बेचने में हमारा आदिवासी समाज का किसान मजबूर है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं है। और मैं आपको बार बार कहता हूं, राजनीतिक एकता से पहले सामाजिक एकता लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक वोट बैंक पे, पैनल पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम लोग, हमारी मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही? क्योंकि आधे इस दल को वोट करते हैं, आधे उस दल को वोट करते हैं, आधे उस दल को। इतने बढ़ गए हमारे वोट कि एक वोट बैंक नहीं बन पा रहे। तो क्यों सुनेंगे हमारी सरकार? बताइए, सुनेगी कहीं से? कहीं तक नहीं सुनेगी। तो कभी भी फ्यूचर में याद रखिए, हम सामाजिक एकता इसलिए ला रहे हैं ताकि हम राजनीतिक तौर पे परिपक्व हो पाए। और हमारे राजनीति में परिपक्व होने का मतलब यह है कि हमें संसाधनों में काबिज होना है। राजनीति में परिपक्व होगे तभी आप संसाधनों में कब्जा कर पाओगे, और संसाधनों में कब्जा कर पाओगे तो आप आर्थिक रूप से मजबूत हो पाओगे, दुनिया की हर समस्या का समाधान कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रवीण धुर्वे, मुझे आपने सुना। ज्यादा बोलने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा मुझे बोलना नहीं है, तो मुझे इतने देर झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सेवा जवाहर, बहुत बहुत धन्यवाद।